नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक पॉइंट। मैं हूं जीवा। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री मानी जाने वाली गुमशुदगी। 8 मार्च 2014 की रात ठीक 12:42 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई। इस विमान में 227 यात्री सवार थे, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट। कैप्टन जहारी अहमद शाह 53 साल के मलेशियन एयरलाइंस के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर फरीक हमीद सिर्फ 27 साल के। ये उनके लिए एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। अगर ये सफल रहती तो वो पूरी तरह प्रमाणित पायलट बन जाते। शुरुआती 20 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। रात 1:08 पर विमान मलेशिया की सीमाएं पार कर दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ा। कैप्टन जहारी ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कुछ मिनट बाद विमान वियतनाम के एयर स्पेस में पहुंचा। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेडियो पर कहा, मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिना 120.9 गुड नाइट। कैप्टन ने जवाब दिया, गुड नाइट MAS 370। यही वो आखिरी शब्द थे जो इस विमान से दुनिया ने सुने। फ्लाइट थी। अगर ये सफल रहती तो वो पूरी तरह प्रमाणित पायलट। के बाद खामोशी छा गई। MH370 अचानक रडार से गायब हो गया। कोई संदेश नहीं, कोई सिग्नल नहीं। और फिर शुरू हुई वो कहानी जिसने इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री को जन्म दिया। MH370. Flight MH370 disappeared en route to Beijing. H370 ended in the southern Indian Ocean. एक पल में आसमान में उड़ता विमान और अगले ही पल गायब। आखिर कैसे हुई ये घटना? सचमुच MH370 दक्षिण भारतीय महासागर में गया या इसके पीछे कुछ और राज छुपे हैं? आइए जानते हैं इस रहस्य कड़ी। 1 घंटे के भीतर रेस्क्यू सेंटर को सूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन MH370 के मामले में ऐसा नहीं हुआ। करीब 4 घंटे बाद सुबह 6:32 पर जब ये विमान बीजिंग पहुंचना चाहिए था और नहीं पहुंचा, तभी आपातकालीन खोज अभियान शुरू हुआ। खोज अभियान की शुरुआत दक्षिण चीन सागर में हुई, क्योंकि विमान का रास्ता वहीं से गुजरता था। सुबह होते ही यह सर्च एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन बन गया। 7 देशों से 34 जहाज और 28 विमान उस समुद्र की खाक छानने लगे, लेकिन नतीजा शून्य। कहीं कोई मलबा, कोई निशान नहीं। 4 दिन बीते। 12 मार्च को एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। विमान भले ही सिविलियन रडार से गायब हो गया था, लेकिन मिलिट्री रडार ने उस रात कुछ और ही देखा था। रात के 2:22 पर MH370 आखिरी बार दिखाई दिया, लेकिन दक्षिण चीन सागर में नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीपों की दिशा में। यानी विमान बीजिंग की ओर जाने के बजाय बिल्कुल उल्टी दिशा में पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। यह खबर सुनकर सब दंग रह गए। क्या विमान भारत की ओर बढ़ा? क्या यह हिमालय या कजाकिस्तान की पहाड़ियों में जा टकराया? इसी बीच एक और नया सबूत मिला, सैटेलाइट डेटा। दरअसल बोइंग 777 जैसे बड़े विमान अक्सर सैटेलाइट से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन अपने आप किसी वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही यह विमान भी बार-बार सैटेलाइट को पिंग कर रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि इसमें लोकेशन डेटा नहीं था। सैटेलाइट को सिर्फ इतना पता चलता था, विमान ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। फिर भी वैज्ञानिकों ने इसे सुराग में बदल दिया। उन्होंने सैटेलाइट एंटेना के कोनों का विश्लेषण किया और गणनाएं करके अनुमान लगाया कि विमान किसी विशेष वृत्ताकार क्षेत्र में मौजूद रहा होगा। ऐसे कुल 7 सैटेलाइट हैंडशेक्स दर्ज हुए। यानी MH370 ने 7 बार संपर्क करने की कोशिश की और हर बार उसकी स्थिति सिर्फ एक रहस्यमयी गोले में सिमट कर रह गई। 30 जहाज, 28 विमान, 7 देश और फिर भी कोई सुराग नहीं। सिर्फ कुछ रहस्यमयी सैटेलाइट हैंडशेक। उन गोले के भीतर था क्या? क्या ये डेटा हमें सच के करीब ले जाएगा या और गहरे रहस्य की ओर? कहा गया सैटेलाइट हैंडशेक्स। हर सफेद गोला उस समय को दर्शाता है जब विमान ने सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश की। इनमें सबसे अहम था 7वां सर्कल। यही वो आखिरी संकेत था जहां तक MH370 की मौजूदगी दर्ज की गई।
लेकिन ये सर्कल बेहद विशाल था। कजाकिस्तान से लेकर चीन, इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और अनगिनत महासागरीय हिस्से विमान कहीं भी हो सकता था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने और गहराई से गणनाएं की। उन्होंने विमान की गति, बचे हुए फ्यूल और संभावित उड़ान समय का अध्ययन किया और फिर अनुमान लगाया गया कि यह विमान इस गोलाकार क्षेत्र की एक विशेष चाप पर गिरा होगा। इसे नाम दिया गया 7वां आर्क। यह जगह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में लगभग 2000 किलोमीटर दूर ऐसे महासागर में थी जिसकी गहराइयों का शायद ही कभी अन्वेषण हुआ था। नक्शे पर देखा जाए तो पीला घेरा दिखाता है ईंधन की अधिकतम पहुंच। लाल वक्र यानी 7वां आर्क जहां माना गया कि विमान क्रैश हुआ। खोज अभियान और तेज हो गया। अप्रैल 2014 तक सतह पर की गई खोजें बंद कर दी गई क्योंकि विमान अगर डूबा था तो समुद्र तल में ही होगा। यह खोज अभियान उस समय तक का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा अभियान बन गया। सैकड़ों मिलियन डॉलर, हफ्तों, महीनों और फिर सालों की कोशिशें, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार 3 साल बाद और $160 मिलियन खर्च करने के बाद यह खोज भी असफल घोषित कर दी गई। फिर भी जुलाई 2015 में एक उम्मीद जगी। मेडागास्कर के पूर्व में स्थित रियूनियन आइलैंड पर MH370 का पहला मलबा मिला, विमान का टूटा हुआ फ्लैपरॉन। इसके बाद 2018 में अमेरिकी कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, नो फाइंड नो फीस, यानी अगर विमान नहीं मिला वो तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उनके पास आधुनिकतम अंडर वाटर व्हीकल्स थे। उन्होंने महीनों महासागर की तलहटी को मैप किया। यहाँ उन्होंने कई ज्वालामुखी, गहरी खायां और पहाड़ियां खोजी, लेकिन विमान फिर भी नहीं मिला। विमान का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन अब जांच का रुख बदल गया यात्रियों और पायलटों की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन पर। क्या ये किसी ने जानबूझकर किया? क्या ये किसी मानसिक स्थिति का परिणाम था? इन्हीं जांचों के बाद कई थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी, विमान रडार से क्यों गायब हुआ? क्या कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, कोई बड़ा तकनीकी हादसा, या फिर किसी ने जानबूझकर विमान का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया? इसी थ्योरी में सबसे ज्यादा उंगली उठी कैप्टन जहारी शाह पर। कहा गया कि उन्होंने जानबूझकर सिस्टम बंद किया और विमान को महासागर में ले जाकर क्रैश कर दिया। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? क्या वो मानसिक तनाव में थे? क्या वो आत्मघाती हो चुके थे? या फिर ये सब एक हाईजैकिंग प्लॉट था? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अब तक अधूरे। आखिर सच क्या है? MH370 को लेकर जो सबसे बड़ी थ्योरी सामने आई वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। सबसे पहले शक गया पायलट कैप्टन जहारी शाह पर। कहा गया कि विमान ने अचानक 180 डिग्री का यू टर्न लिया, जो किसी ऑटो पायलट से मुमकिन नहीं था। मतलब किसी इंसान ने जानबूझकर ये कदम उठाया। फिर यह भी पाया गया कि विमान ने ठीक थाईलैंड और मलेशिया की एयर स्पेस बॉर्डर लाइन पर उड़ान भरी, मानो जानबूझकर ऐसा किया गया हो ताकि दोनों देशों के रडार से बचा जा सके। और सबसे चौंकाने वाली बात, कैप्टन शाह के घर में एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला, जहां उन्होंने एक वर्चुअल रूट तैयार किया था जो लगभग वही रास्ता था जिस पर MH370 असल में उड़ा था। सुनकर लगता है मामला साफ है, लेकिन जांच अधिकारियों ने इस थ्योरी को पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि शाह एक बेहद अनुभवी पायलट थे। उनकी कोई निजी या आर्थिक परेशानी नहीं थी और न ही आत्महत्या का कोई संकेत। तो फिर सवाल उठता है, अगर पायलट जिम्मेदार नहीं तो असली वजह क्या थी? यहीं से उठी दूसरी थ्योरी, हाईजैकिंग। कहा गया कि 2 संदिग्ध यात्री विमान में मौजूद थे, दोनों ईरानी युवक जो चोरी हुए पासपोर्ट्स पर सफर कर रहे थे। एक पासपोर्ट चोरी हुआ था इटली से और दूसरा ऑस्ट्रिया से। शक हुआ शायद ये आतंकवादी हैं, लेकिन जांच से पता चला उनका असली मकसद बस यूरोप पहुंचना था। इंटरपोल ने भी साफ कहा ये दोनों आतंकवादी नहीं थे, बस अवैध प्रवासी थे। असली वजह क्या थी? तीसरी और सबसे चर्चित थ्योरी कहती है कि पूरा विमान ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गया। चलता रहा सिर्फ ऑटो पायलट पर और अंत में ईंधन खत्म होते ही हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर में जा गिरा। लेकिन ये ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई? कुछ लोग कहते हैं शायद कॉकपिट में आग लगी हो या कोई तकनीकी खराबी हुई हो जिससे ट्रांसपोंडर और बाकी सिस्टम बंद पड़ गए। दूसरे लोग मानते हैं शायद कोई दुर्घटना या किसी ने जानबूझकर ऑक्सीजन सप्लाई काटी। एक उदाहरण से समझें,
जब विमान वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, शायद पायलट को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। वो विमान को तुरंत मलेशिया की ओर मोड़ते हैं, लेकिन तभी एक भयानक घटना होती है। पूरा क्रू और यात्री बेहोश हो जाते हैं, सिस्टम फेल हो जाते हैं और विमान बस ऑटो पायलट पर उड़ता रहता है। आखिरकार ये 2000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास हिंद महासागर में क्रैश हो जाता है। ये सारी थ्योरीज थी, लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता दोस्तों, कि इसके बाद भी कुछ और चौंकाने वाले दावे सामने आए। रिचर्ड गॉडफ्री नाम के एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर ने एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया। ये तकनीक रेडियो वेव्स की परछाइयों को पकड़ सकती है। मतलब, जब रेडियो सिग्नल हवा में फैलता है, उसकी कमजोर तरंगें भी अलग अलग जगह तक पहुंच जाती हैं। अगर उस रास्ते में कोई विमान उड़ रहा हो, तो इन सिग्नल से उसका पता लगाया जा सकता है। गॉडफ्री ने इसी डेटा को कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़कर MH370 का रास्ता ट्रैक किया, और उनके मुताबिक, आप सोच रहे होंगे, ये इलाका तो पहले भी सर्च किया गया था, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महंगी खोज में। हाँ, लेकिन शायद वो इसे मिस कर गए, क्योंकि ओशियन इन्फिनिटी की दूसरी खोज टीम इस पॉइंट तक कभी पहुंची ही नहीं। रिचर्ड का दावा है, उनकी कैलकुलेशन 40 नॉटिकल माइल्स की सटीकता तक है। यानी अगर इस छोटे से दायरे में फिर से खोज की जाए, तो विमान जरूर मिलेगा। विमान सेवेंथ आर्क नामक जगह के नीचे करीब 4 किलोमीटर गहराई में मौजूद है। इसके अलावा ड्रिफ्ट एनालिसिस भी किया गया। समुद्री धाराओं का अध्ययन करके ये देखा गया कि अगर विमान सचमुच उस जगह क्रैश हुआ था, तो उसके मलबे कहां-कहां पहुंच सकते थे। और नतीजा, वही टुकड़े मेडागास्कर और पास के द्वीपों पर मिले। अब तक 27 हिस्से MH370 के मिल चुके हैं, और ये सब गॉडफ्री की थ्योरी को और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, क्या MH370 का रहस्य आखिरकार सुलझने वाला है? शायद हाँ, और शायद बहुत जल्द। रिचर्ड कहते हैं, अगर आज खोज शुरू हो जाए, तो सिर्फ 1 साल में इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है। सोचिए, 370 लोगों के परिवार जो पिछले 1 दशक से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आखिरकार सच्चाई मिल सकती है। शायद उनके सवालों का जवाब मिलेगा। MH370 की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे उन्नत तकनीक भी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाती, लेकिन इंसान की खोज कभी रुकती नहीं। आपका क्या मानना है? क्या रिचर्ड गॉडफ्री सही साबित होंगे? क्या ये रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर दुनिया को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? तो ये रहस्य तो अभी बाकी है, लेकिन हमारी खोज यहीं तक। आपको क्या लगता है, MH370 का सच कभी सामने आएगा? राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए। हाँ, टॉक पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली रहस्यमयी कहानी हम लेकर आने ही वाले हैं।